टू फिलो, आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर, और आज हम अपना क्लास 10 साइंस का वही चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट डिस्कस कर दिए थे, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स को। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के ये 3 शॉर्ट आंसर और 4 लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इस चैप्टर में हमने 29 क्वेश्चंस रखे थे, ठीक है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये जो आज 7 के अलावा जो बचेंगे, जो 22 क्वेश्चंस थे पिछले पार्ट में डिस्कस हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो है पिछले कई साल के पेपर के एनालिसिस कर बनाए गए हैं। यहाँ पर ये जो कलेक्शन बनाया हमने 29 क्वेश्चंस का, ये पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस जैसा आपको मालूम ही है, एग्जाम में 3 नंबर एक सवाल पूछा जाता है। और आज का जो पहला सवाल है वो है प्रश्न नंबर 23, जिसमें पूछा है हमसे किरण आरेख बनाइए जिससे यह दिखाया जा सके कि उत्तल दर्पण द्वारा बनता प्रतिबिंब किस प्रकार का है, उसकी स्थिति क्या है और आकार कैसा है जब वस्तु को रखा गया हो अनंत पर यानी इंफिनिटी पर, और अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में यानी इंफिनिटी और पोल मिरर के पोल के बीच में, है ना। हमको एक रे डायग्राम बनाने के लिए कहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए सबसे पहले आंसर लिखते हैं। जब वस्तु उत्तल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी जाती है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर होता है, ठीक है। जब उत्तल दर्पण से इंफिनिटी पर रखा जाएगा ना ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर यानी मिरर के पीछे बनेगी इमेज है, और हमारा जो मुख्य फोकस होता है प्रिंसिपल फोकस उस पर बनती है इमेज। रे डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये देखिए यहाँ पर इंफिनिटी में रखा है ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो कुछ इस तरीके से आके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और जो हमारी इमेज है वो हमें कहाँ मिलेगी, मिरर के पीछे मुख्य फोकस पर यानी प्रिंसिपल फोकस पर, इस तरीके से। आभासी और सीधा होता है, वर्चुअल इमेज होगी और मतलब सीधी होगी बिल्कुल, मतलब इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अत्यधिक छोटा होगा मतलब हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है ना, एकदम डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट हो, बिल्कुल छोटी सी इमेज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बी डैश जो है हमारा ये इमेज है, बिल्कुल छोटी सी इमेज है, अर्थात वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। मतलब वस्तु की अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में जो इमेज आएगी वो बहुत छोटी आएगी, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, इंफिनिटी पर। अब दूसरे केस में उसने हमें क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच रखी जाती है ना। मतलब प्रिंसिपल फोकस और इंफिनिटी के बीच में रखी जाएगी इमेज, तो फिर ऑब्जेक्ट को, तो फिर कैसी इमेज बनेगी, है ना। दर्पण के पीछे ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच बनती है यानी प्रिंसिपल एक्सिस, और हमारा जो फोकस होता है उस पे क्या कहते हैं, जो हमारा पोल होता है ध्रुव पी, माफ करिएगा मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया, जो हमारा पोल होता है पी और जो हमारा फोकस होता है मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस, उसके बीच में इमेज बनती है। जब कहां पे रखी जाएगी इमेज, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा हमारा, जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है दर्पण के सामने ध्रुव पी और अनंत के बीच यानी हमारा जो पोल है और हमारा और इंफिनिटी के बीच जब रखी जाएगी, तो जो हमारी जो इमेज है, जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमें दर्पण के पीछे ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आभासी और सीधा होता है ना। आभासी और सीधा यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, छोटा होता है अर्थात वस्तु से छोटा होता है, मतलब इमेज जो है वो छोटी होगी, ठीक है। पहले वाले केस में बहुत ज्यादा छोटी थी, छोटी यहाँ पर भी होगी लेकिन पिछले वाले के मुकाबले में बड़ी होगी, जैसा कि आप दोनों रे डायग्राम्स में देख सकते हैं कंपेयर करके कि जो सेकंड केस में जो हमें प्रतिबिंब जो इमेज मिली है वो पिछले वाले से स्लाइटली बड़ी है ना। तो बस ये सब चीजें याद रखनी है और ये 2 डायग्राम बना के आने, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि किरण आरेख बनाइए यानी रे डायग्राम बना के दिखाइए, ठीक है। तो ये रे डायग्राम हो गए दोनों केसेस के और उनके बारे में ये आंसर हमने लिख दिया परफेक्टली 3 नंबर के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए डेटा का अध्ययन कीजिए जिसमें 3 अवतल दर्पण ए बी सी
ए, बी और सी की फोकस दूरी और उनके सामने रखी वस्तुओं की दूरी दी गई है। ठीक है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर है हमारे पास, 3 कॉनकेव मिरर हैं, उनकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है और उनके सामने जो रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब पहले वाला जो है उसकी 20 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ 45 सेंटीमीटर और उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर, पहले वाले की फोकल लेंथ 20, इसी तरह तीनों की दे रखी है। चलिए अब देखते हैं इस डेटा के ऊपर हमसे सवाल क्या पूछे गए हैं। पहला सवाल है, ऊपर दिए गए किस केस में दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, अपने उत्तर को औचित्य कीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा है, केस 2 में बनने वाले प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं बताइए। केस 2 में जो इमेज बनेगी उसकी हमें 2 प्रॉपर्टीज बतानी है, 2 विशेषताएं। ठीक है, और सी में हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं और चॉइस दी गई है कि कोई भी एक आंसर करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हम दोनों का उत्तर आपको बता देंगे। फिर जो क्वेश्चन आप अगर मान लीजिए एग्जाम में भी आपकी इस तरह चॉइस आती है तो आपको कोई भी एक सवाल उनमें से अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है ना, फिलहाल हम दोनों के आंसर डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको कोई भी एक जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आता हो दोनों में, जिस पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जहां पर के बीच में या लिखा होता है और लिखा होता है ना, इस तरीके से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है वहां पे। चलिए, सी पार्ट में हमसे पहला सवाल पूछा है, दर्पण सी द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार क्या होगा, अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए किरण आरेख बनाइए। ठीक है, एक डायग्राम बनाना है और हमको प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार बताना है क्या होगा, है ना। और चॉइस में जो क्वेश्चन है सी पार्ट में, उसमें ये पूछा है, एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। है ना, यहाँ पर हमको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल न्यूमेरिकल मिरर फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। 1/f = 1/v + 1/u, है ना। f की वैल्यू है, u की वैल्यू है, v हमको निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे, v के लिए सॉल्व कर लेंगे। चलिए खैर अभी हम डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में बताएंगे आपको कैसे होगा। तो सबसे पहले पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। दोबारा से पहला सवाल है, ऊपर दिए गए किस केस में दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, अपने उत्तर को औचित्य दीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। दर्पण ए वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा क्योंकि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखी गई है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पहला वाला जो केस था हमारा यहाँ पर, जिस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर था, उस केस में क्या होगा, उसमें जो है छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखी गई है। ये जो डायग्राम है ये पहले पार्ट के लिए नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये जो डायग्राम है ये आने वाले ये बी पार्ट के लिए है ना। किस केस 2 में बनने वाले प्रतिबिंब की 2 विशेष नहीं, ये है हमारा किसके लिए, ये सी पार्ट का वो है हमारा डायग्राम। चलिए अभी मैं उसके ऊपर लेबल भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा एक प्रश्न का उत्तर होगा वो है, दर्पण ए वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा क्योंकि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखी गई है। ठीक है ना, उसके वक्रता केंद्र से परे हमने रखा है, तो इसलिए उसका छोटा आरेख बनेगा। दर्पण ए के केस में बनेगा छोटा आरेख। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या था, केस 2 में बनने वाले प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं बताइए। अब केस 2 में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी 2 विशेषताएं ये होगी, एक तो भाई वो वास्तविक बनेगा यानी रियल इमेज होगी, और उल्टा बनेगी यानी इन्वर्टेड होगी। केस 2 में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वास्तविक उल्टा यानी रियल और इन्वर्टेड, है ना बच्चों। चलिए प्रश्न सी में है, दर्पण सी द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार क्या होगा, अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए किरण आरेख बनाइए। ठीक है ना, ये हमारे कौन से वाले पूछा है, दर्पण सी की फोकस दूरी 30, वस्तु दूरी 20। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है। ये हमारा जो है डायग्राम ये सी पार्ट के लिए है ना। सी पार्ट में जो पहला सवाल हमसे पूछा गया है उसका डायग्राम है यहाँ पर। दर्पण सी द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब स्वरूप आभासी और सीधा। ठीक है, यानी आभासी का क्या मतलब होगा बच्चों, आभासी मतलब वर्चुअल, है ना, और सीधा यानी इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और आकार जो है वो आवर्धित होगा, मतलब जो है मैग्नीफाइड यानी थोड़ा बड़ा, जो वस्तु से जो है बड़ी इमेज बनेगी, जैसा कि आप इसके रे डायग्राम में भी देख सकते हैं। सी पार्ट का फर्स्ट वाले के लिए हमको बोला था ना, रेखा ये इसमें क्वेश्चन में आप देखें कि किरण आरेख बनाइए, तो ये जो रे डायग्राम है, दिस रे डायग्राम इज फॉर सी पार्ट। सी क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लिख भी देते हैं।
रे डायग्राम सी फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा जैसा क्वेश्चन में हमको बताया था, और उसका वो जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड यानी उससे बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज आएगी, ठीक है। चलिए अब जो चॉइस में सवाल था वो देख लेते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, सीधे बनने वाले प्रतिबिंब की हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। दिया हुआ क्या है, हमें फोकल लेंथ दे रखी है और हमको क्या क्या दे रखा है, और हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कि वस्तु कहां पे रखी है। तो लगा देंगे मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/p + 1/u इस तरीके से, और 1/v के लिए सॉल्व कर लेंगे। 1/u इधर प्लस का है उसको उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो फॉर्मूला मेरे पास ये आ जाएगा 1/v = 1/f - 1/u। दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो v मेरा आएगा माइनस का 36 सेंटीमीटर। तो हमारा जो उत्तर है वो होगा प्रतिबिंब दर्पण के सामने ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है ना। ध्रुव यानी हमारा पोल से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा इमेज है वो पोल से 36 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे आ जाते हैं। एक छात्र ने 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करके 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु की प्रतिबिंब को सफेद स्क्रीन पर प्राप्त किया। यदि वस्तु की दर्पण से दूरी 18 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, सबसे पहले तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है बच्चों, है ना। v पूछा है यहाँ पर हमसे कि v कितना होगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, यानी हाइट ऑफ इमेज, ये हमसे पूछी है। सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये मैंने यहाँ पर लिख ली। फोकस दूरी दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिख ली क्योंकि अवतल दर्पण है तो नेगेटिव होगी, f = -1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है मुझको कितना, u = -18 सेंटीमीटर। v मुझे निकालना है और हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है। अब मैं सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा पहले पार्ट के लिए, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए। मिरर फॉर्मूला मेरा क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, दर्पण सूत्र। ये यहाँ पर मैंने लगाया मिरर फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करी, v के लिए सॉल्व कर लिया, v मेरा कितना आया माइनस का 36 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब है हमारा वो दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब मुझे क्या निकालना है, दूसरे पार्ट में उसने मुझसे क्या पूछा था, दूसरे पार्ट में मेरे से पूछा था निकालने के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा, ठीक है, AES ऐसे यहाँ पर डोंट वरी, HI/HO है ना, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारा, = माइनस का v/u, दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है ना। v हमारे पास आ गया, u हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, HI हमको निकालना है, और जो हमारा क्या बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था। बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और HI के लिए सॉल्व कर लेंगे। HI हमारा कितना आएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर, जो हमारी इमेज की हाइट आई वो आई 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की इमेज हमको प्राप्त हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक लेंस x की शक्ति -2.5 डायोप्टर है, लेंस का नाम बताइए और इसका फोकस लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का लेंस कौन सी दृष्टि दोष के लिए कौन सी दृष्टि दोष को दुरुस्त करने के लिए हेतु ऑप्टिशियन द्वारा सुझाया जाता है। और बी पार्ट में पूछा है, एक लेंस के लिए आवर्धन m यानी मैग्निफिकेशन का मान -2 है। नए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का उपयोग करते हुए और मानते हुए कि वस्तु को इस लेंस के प्रकाश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, बताइए बनने वाला प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह, ठीक है बच्चों। ये सवाल हमसे पूछे गए हैं। और एक और आखिरी सी पार्ट भी है इसका, उसमें हमसे पूछा है दो लेंस A और B की फोकस लंबाई क्रमश 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इनमें से कौन सा लेंस अधिक अभिसारिता या अपसारिता दिखाएगा, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम पहले वाले पार्ट ए पार्ट का देख लेते हैं ना, ए पार्ट में क्या है। ये हमारा है जी, प्रश्न नंबर 26 है ना, यहां से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये है 5 मार्क्स ईच, तभी बच्चों इतना लेंथी क्वेश्चन है ना, और उसी हिसाब से हमें इसका आंसर देना होता है। अब क्वेश्चन में देखिए
ए पार्ट दिया है, बी पार्ट दिया है, सी पार्ट दिया है, और बी पार्ट के अंदर भी कई आपसे अलग अलग तरीके के 5-4 सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो मतलब क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान है, तो मतलब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन उसको मतलब पार्ट बाय पार्ट लेके चलिए और उसको अपना पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करिए, है ना। बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट, है ना। ए पार्ट में क्या पूछा है, वही लेंस की शक्ति दे रखी है, लेंस का नाम बताना है, इसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है, और इस प्रकार का लेंस ये बताना है कि ये जो लेंस है ये किस प्रकार के दृष्टि दोष मतलब कौन से आई डिफेक्ट को ठीक करने के लिए ऑप्टिशियन हमें सजेस्ट करता है। ये 3 सवाल हमको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, पावर दे रखी है कितनी, माइनस का 2.5 डायोप्टर। अब क्योंकि जो हमारी जो पावर है वो नकारात्मक है यानी नेगेटिव है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है तो जो लेंस होगा वो होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी ये मेरा कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है बच्चों, जब भी एक मिनट रुकिए, कॉनकेव लेंस, है ना। चूंकि शक्ति नकारात्मक है क्योंकि पावर नेगेटिव दे रखी है, तो इस बात से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो हमारा लेंस है वो कॉनकेव लेंस होगा, है ना। अब उसकी हम फोकल लंबाई निकाल लेते हैं। अब भाई बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है फोकल, उसका पावर का फॉर्मूला पता है ना हमें, क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। अगर ये क्या बोलते हैं हमारा सेंटीमीटर में दे रखा, मीटर में दे रखा हो, है ना। अगर सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 100/f। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे, सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है, तो यहाँ से मुझे मैं f के लिए इसको सॉल्व कर लूंगा, तो f मेरा क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू 100/p, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 100/p। 100/p, p मुझे क्वेश्चन में दिया था -2.5, और यहाँ पर मेरी जो फोकल लंबाई है वो आ गई 40 सेंटीमीटर। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए सुझाया जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को आंख में प्रवेश करने से पहले फैला देता है। ठीक है बच्चों, तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारा ये कॉनकेव लेंस है। अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, बी पार्ट में हमसे पूछा है एक लेंस के लिए आवर्धन m का मान -2 है, यानी मैग्निफिकेशन दे रखा है मुझे -2। नए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का उपयोग करते हुए मानते हुए वस्तु को इस लेंस की प्रकाशीय केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। बताइए बनने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप। जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्वरूप बताना है। अब हमको क्या क्या दिया भाई, मैग्निफिकेशन दे दी मुझे, और मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया -20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब का स्वरूप, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव में है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, मतलब जो प्रतिबिंब है हमारा वो रियल और इन्वर्टेड है, तो उसका जो स्वरूप आया वो आया मेरा रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, यानी वास्तविक और उल्टा। दूसरा सवाल क्या पूछा था भाई, दूसरा सवाल पूछा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में, अब हम अगर हम मैग्निफिकेशन को देखें तो मैग्निफिकेशन कितना है, इमेज का मैग्निफिकेशन क्या है, 2 गुना है, तो प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बड़ा है। जो ऑब्जेक्ट है उससे 2 टाइम्स जो है, जो इमेज की जो साइज है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जब मैग्निफिकेशन 2 है ना। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू v/u, यहाँ से निकल जाएगी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। m हमको गिवन है कितना, 2 गिवन है, m मुझे -2 क्वेश्चन में गिवन है, u भी मुझे गिवन है -20, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने और v के लिए सॉल्व कर लूंगा। v कितना आएगा मेरा, v इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय u, क्योंकि यहाँ u डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा मेरा प्लस का 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब लेंस के विपरीत दिशा में वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस के विपरीत दिशा में बनेगा और जहां पर हमने वस्तु को रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है, उससे 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है ना। चलिए चौथा सवाल क्या था, चौथा सवाल था प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह। चलिए देख लेते हैं क्या है चिन्ह। प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह होगा, प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए ऊंचाई नकारात्मक होगी, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना है, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो जो जो ऊंचाई है उसकी वो नेगेटिव होगी, नकारात्मक, ठीक है बच्चों। चलिए सी पार्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है सी पार्ट में, दो लेंस ए और बी की फोकस लंबाई क्रमश 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इनमें से कौन सा लेंस अधिक अभिसारित या अपसारित दिखाएगा, अपने उत्तर का अपने उत्तर को औचित्य दीजिए। चलिए देख लेते हैं। लेंस ए जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बी की है 20 सेंटीमीटर। अब छोटी फोकस लंबाई वाला लेंस जो है वो अधिक अभिसारिता या अपसारिता दिखाएगा। लेंस की शक्ति किस तरह, लेंस का जो पावर है वो किस तरह निकलता है, 100/f। 100/f करूंगा
तो यहाँ पर एफ कितना है, एफ मुझे कितना दे रखा है, यहाँ पर मैं 100/f करता हूँ, एफ मुझे पहले लेंस के लिए कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना, यहाँ से कितनी आएगी 10 डायोप्टर आ गई, ज्यादा पावर आई ना, इसलिए एफ की फोकस लंबाई छोटे होने पर लेंस की शक्ति बड़ी हो जाती है, इसका मतलब है। और दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा फिर से 100/f, फॉर्मूला एफ कितना है उसके लिए 20 है, तो यहाँ पे आएगी 5 डायोप्टर, इसकी डबल है उससे, है ना, इसकी 5 डायोप्टर, इसकी 10 डायोप्टर है। तो जो हमारा क्या कहते हैं छोटी फोकस लंबाई वाला जो लेंस है उसकी अपसारिता या अपसारी उसकी जो अभिसारिता या अपसारिता दिखाएगा वो बड़े वाले फोकस दूरी वाले लेंस से ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता जो है बड़ी होती है। इसका मतलब है कि लेंस ए किरणों को लेंस बी की तुलना में अधिक तीव्रता से मोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 27। एक किरण आकाश वायु से कांच में तिरछी आपतित है, मतलब क्या हो रहा है, एक जो रे ऑफ लाइट है वो वायु से मतलब एटमॉस्फेयर से कांच के स्लैब के अंदर तिरछी आपतित होती है, मतलब इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से कुछ है ना, जैसे कि मैं पेन को लेकर जा रहा हूं नीचे। चलिए, इस स्थिति में एक आयताकार कांच की स्लैब से गुजरते समय प्रकाश की अपवर्तन किरण का आरेख बनाइए। हमको डायग्राम बनाना है किससे, एक रे ऑफ लाइट का एक ग्लास स्लैब से गुजरते हुए हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, पहले पार्ट में तो ये कहा है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम लिखिए, स्नेल्स लॉ पूछ रहा है हमें, है ना। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बनने वाले आभासी प्रतिबिंबों में अंतर बताइए। आधार है वस्तु की दूरी और आवर्धन, इन दो आधारों पर हमको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब, आभासी क्या क्या मतलब होता है, आभासी यानी वर्चुअल, ठीक है बच्चों, वर्चुअल इमेजेस के बारे में अंतर करना है हमको, है ना, किन आधार पर, वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आवर्धन, ठीक है, आवर्धन के आधार पर। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहला जो है डायग्राम पूछा था हमसे, ये है बच्चों डायग्राम, एक ग्लास स्लैब देख सकते हैं आप, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और एक तिरछी जो हमने बताया था कि एक इंसिडेंट रे आ रही है, तिरछी इस तरीके से जा रही है उसके अंदर। अब बच्चों क्या होता है, जब एक इंसिडेंट रे एक ग्लास स्लैब पे तिरछी एंटर होती है तो वहां पर ना एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा बच्चों, जो रे ऑफ लाइट जो ग्लास स्लैब में घुस रही है, मतलब जब वो वायु से ग्लास में एंटर करेगी ना, तो क्या होता है, तो वो थोड़ा सा उस जो नॉर्मल व्यू हम बनाते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे बनता है ना। ये देखिए, जैसे कि जो सीधी लाइन है ना बिल्कुल 90 डिग्री में बनी हुई है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ये नॉर्मल यहाँ लेबल भी कर रखा है। तो क्या होगा बच्चों, ये जो जब इसके अंदर घुसेगी ग्लास स्लैब के अंदर, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि बच्चों क्या होता है रिफ्रैक्शन के टाइम पे, जब एक जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एक रे ऑफ लाइट घुस रही होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका जो रास्ता है लाइट का, वैसे तो क्या आना चाहिए था, वैसे तो बिल्कुल सीधा आना चाहिए था, जो इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन आप देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन होता क्या है हकीकत में ये होता है कि ये जो लाइट जब इसके अंदर घुसती है तो ये थोड़ा सा इधर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल बना रखा है हमने, तो थोड़ा सा ये इस साइड नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और बच्चों जब ये बाहर निकल रही होगी उससे, क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब से, तो फिर बच्चों ये क्या करेगी लाइट, अब ये क्या करती है, जब ये एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही होगी तो फिर ये नॉर्मल से दूर चली जाती है ना, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ से इसको निकलना था, इस पॉइंट से पॉइंट बी से इसको निकलना था ना ग्लास स्लैब के बाहर, तो ये बिल्कुल इस तरीके से जा सकती थी, जो मैं डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका सीधा पाथ, ये तो मैं थोड़ा टेढ़ा बन गया मुझसे, रुकिए दोबारा बनाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका पाथ होना चाहिए था, है ना, लेकिन पाथ क्या हुआ, पाथ आप देख सकते हैं एक्चुअल में क्या है, पाथ ये इधर की तरफ बेंड हो गई, अब ये नॉर्मल से दूर चली गई। तो बच्चों ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्शन की, कि जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी, है ना, यानी हमारा एक जो रेयरर मीडियम समझ लीजिए जैसे कि हवा हो गई, और डेंसर मीडियम जो थोड़ा सा गाढ़ा जो मीडियम होता है, मतलब है ना, उसके अंदर जब घुस रही होती है, उसके अंदर रे ऑफ लाइट जब जा रही होती है, तब तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जब उससे बाहर निकल रही होगी, जब गाढ़े मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होगी, तो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। तो यही डायग्राम आपको बनाकर दिखाना है एग्जाम में। चलिए इसका बी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बी में पूछा है प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम लिखिए। तो बच्चों स्नेल का नियम बता देते हैं आपको क्या है। स्नेल के नियम का कहना यह है कि आपतन कोण जो होता है
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका जो साइन होता है, और अपवर्तन कोण जो होता है हमारा, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो साइन होता है, उनका जो अनुपात है किसी दो माध्यम के लिए स्थिर होता है। मतलब द साइंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फॉर एनी टू मीडियम आर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है हमें वैल्यू किसकी देता है, ये हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देता है। स्नेल्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा sin i अपॉन sin r इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है उन दोनों मीडियम का हमको क्या बताएगा, दोनों मीडियम के बीच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी लिखिए लाइन, ये स्थिरांक उन दोनों माध्यमों के बीच का अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। है ना, ये हमको बना के देगा, ये हमको निकाल के देता है इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ है ना। क्या है स्नेल्स लॉ हमारा, sin i अपॉन sin r इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात किसी दो माध्यमों के लिए स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या देगा हमको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उन दोनों माध्यमों के बीच का। चलिए इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हमको क्या बताना था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस द्वारा बनने वाले आभासी प्रतिबिंबों में अंतर बताइए। आधार है वस्तु की दूरी और आवर्धन, है ना। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आधार पर हमको उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब में अंतर बताना है। सबसे पहले आधार लिख देते हैं वस्तु की दूरी। तो उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है। तो बच्चों उत्तल लेंस के केस में यानी कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज तब बनेगी जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच रखते हैं। ठीक है ना बच्चों, लेंस और फोकस के बीच रख देंगे जब। अवतल लेंस के केस में आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। जो हमारा कॉन्केव लेंस है उसके केस में हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनती है चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। ठीक है ना। अब मैग्निफिकेशन के आधार पर बात कर लेते हैं अंतर क्या है। अब सबसे पहले उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस में देख लेते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, प्रतिबिंब जो इमेज जो है वो हमेशा वस्तु से बड़ी होगी। और अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस के केस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। उसमें क्या होगा, उसमें इमेज हमेशा हमेशा क्या, उसमें जो है हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा होता है, उसमें इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 की। कई प्रकाशीय यंत्र कई लेंसों से बने होते हैं। बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जो कई तरह के मतलब बहुत सारे लेंसेज से बने होते हैं। इन्हें इस तरह जोड़ा जाता है कि प्रतिबिंब का आवर्धन और स्पष्टता बढ़ सके। जब कई लेंस आपस में संपर्क में रखे जाते हैं तो उनका कुल शक्ति P उनके व्यक्तिगत शक्तियों P1, P2, P3 का बीजगणितीय योग होता है, यानी P is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on इसके बराबर होता है। इस लेंस शक्ति का सरल योग गुण कहा जाता है, इसे लेंस शक्ति का सरल योग गुण कहा जाता है, और ये कैमरा, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी जैसे यंत्रों में प्रयोग किया जाता है ना। इन लेंसों में उत्तल और अवतल दोनों का संयोजन हो सकता है। ठीक है, अब हमको ये बताना है +4 डायोप्टर शक्ति वाले उत्तल लेंस और -2 डायोप्टर शक्ति वाले अवतल लेंस के संयोजन की प्रकृति संकेंद्रक या विकेंद्रक क्या होगी, है ना। -2.5 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और +0.5 डायोप्टर शक्ति वाले उत्तल लेंस का किरण आरेख बनाइए जब वस्तु को उसके प्रकाशीय केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। या फिर चॉइस में जो सवाल पूछा है वो है उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब से किस प्रकार भिन्न है, किन परिस्थितियों में उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वही सवाल दोबारा से पूछ लिया गया है, उसी मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से उसको पूछा गया है ना, जो हमने अभी डिस्कस करके आए हैं। डिफरेंसेस जो हम उनके अंतर का भी डिस्कस कर गए हैं ना, किस किस के आधार पर, आवर्धन और उनके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आधार पर, उसके मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आधार पर हमने जो डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमसे दोबारा ये पूछा गया है सवाल। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 4 डायोप्टर शक्ति वाले उत्तल लेंस और -2 डायोप्टर शक्ति वाले अवतल लेंस के संयोजन की प्रकृति संकेंद्रक या विकेंद्रक क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। उत्तल लेंस की शक्ति कितनी दे रखी है, +4 डायोप्टर, और अवतल लेंस की शक्ति कितनी दे रखी है, -2 डायोप्टर। तो इनकी कुल शक्ति कितनी हो जाएगी, तो हम कर देंगे P is equal to P1 plus P2, है ना। तो कुल शक्ति कितनी आ गई, +2 डायोप्टर। तो कुल शक्ति धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, अतः ये संयोजन संकेंद्रक लेंस की तरह कार्य करेगा, है ना। ये किसकी तरह कार्य करेगा, संयोजन संकेंद्रक लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए
अब बात कर लेंगे सेकंड वाले पार्ट की। माइनस का 2.5 डायप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फोकल लेंथ निकाल ली है, पावर दे रखी है -2.5 डायप्टर, सीधा सीधा फॉर्मूला F = 100/P, है ना, वैल्यू रख देंगे और आंसर मेरा माइनस का 40 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर है, यानी एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस यानी एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है बच्चों, चलिए सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या सवाल पूछा था, +0.1 डायप्टर शक्ति वाले उत्तल लेंस का किरण आरेख बनाएंगे जब वस्तु को उसके प्रकाशीय केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। ये हमने क्या कहते हैं, पावर कितनी है हमारे पास, +0.1 डायप्टर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -20 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर हमने यू है और हमारा ये दे रखा है हमको एक उत्तल लेंस, तो यहाँ से क्या बोलते हैं फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ फिर वही फॉर्मूला 100/f, और यहाँ से f हमारी कितनी आएगी 1000 सेंटीमीटर, हमारी f निकल के आई यहाँ से 1000 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। क्योंकि वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखा गया है, अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होगा और लेंस के पीछे बनेगा, है ना बच्चों। ये रहा इसका रे डायग्राम। अब क्योंकि जो हमारी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखा गया है ना, तो प्रतिबिंब जो है एक तो वो आभासी बनेगा, यानी प्रतिबिंब हमारा वर्चुअल होगा, सीधा होगा, सीधा यानी इरेक्ट होगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और आवर्धित एंड मैग्निफाइड, ये बनेगा हमारा। ऐसे ये होगी इसकी प्रकृति, है ना। अब हम क्या कहते हैं, चॉइस में क्या पूछा था, उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब के किस प्रकार भिन्न है। वही क्वेश्चन जो पिछली बार डिस्कस किया था, है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तल और अवतल लेंस द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब में अंतर, है ना। चलिए, आधार क्या है, प्रतिबिंब का स्वभाव, आभासी, सीधा और बड़ा। ये तो उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनेगा, आभासी होगा, सीधा और बड़ा, जब वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, लेंस और फोकस के बीच में। शर्त क्या है, वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखा गया हो, है ना। अवतल लेंस में कब बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा, ठीक है ना। प्रतिबिंब का स्वभाव क्या होगा, आभासी, सीधा और छोटा। वस्तु की किसी भी स्थिति पर उसको कहीं भी रख दिया जाए, अवतल लेंस में हमेशा आभासी ही बनेगा, ठीक है ना। शर्त क्या है, वस्तु कहीं भी रखी जाए हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये इसकी शर्त है, ठीक है बच्चों। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 29 में पूछा है, एक चमकदार सतह जैसे दर्पण पर आपतित होने वाली अधिकांश प्रकाश किरणें परिवर्तित हो जाती है। हमारे दैनिक जीवन में हम दो प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण और गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर या बाहर की ओर मुड़ी हो सकती है। अवतल दर्पण में परावर्तन अंदर की सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहर की सतह से होता है। पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। चलिए, है ना। दूसरा सवाल है, एक बी पार्ट में, पहला बी पार्ट में नंबर 1 है, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण की ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसका फोकस 15 सेंटीमीटर है ना। प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। और चॉइस में पूछा है, एक दर्पण किसी वस्तु का आभासी, सीधा और लघु प्रतिबिंब बनाता है। इस दर्पण का प्रकार पहचानिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख बनाइए। चलिए ठीक है, सबसे पहले पहला सवाल दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। चलिए ठीक है, अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष वह सीधी रेखा है ना, जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। हम प्रिंसिपल एक्सिस की यहाँ पर बच्चों बात कर रहे हैं, है ना। अवतल दर्पण को एक गोले का टुकड़ा समझा जा सकता है और गोले के केंद्र से होकर दर्पण के ध्रुव तक जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। बी का फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है भाई, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के हमारा यानी कॉन्वेक्स मिरर के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसका फोकस 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, इमेज डिस्टेंस निकालना है, वही मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर 1/v की वैल्यू निकालनी है,
v को अलग कर लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा हमारा v इज इक्वल टू 30/5, उसको जब सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि v धनात्मक है, पॉजिटिव है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वह आभासी होगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं सेकेंड पार्ट की जो चॉइस में पूछा गया था। एक दर्पण किसी वस्तु का आभासी, सीधा और लघु प्रतिबिंब बनाता है। इस दर्पण का प्रकार पहचानिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख बनाइए। ग्रे डायग्राम बनाने के लिए बोला है हमको, है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, है ना। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, उसके द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी, छोटा और सीधा होता है। जबकि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं अवतल दर्पण से। ठीक है बच्चों, ये रहा उसका रे डायग्राम। इस सेकेंड पार्ट का रे डायग्राम यहाँ पर दिया गया है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले हमने क्या बताया कि जो हमारा उत्तल दर्पण है यानी हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस मिरर है, उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आभासी यानी वर्चुअल, छोटा और सीधा होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज जो बन के आई है, जो प्रतिबिंब का जो साइज है वो बिल्कुल छोटा है ना, सीधा है ना। और अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, वो हमें दोनों तरह की इमेज बना के दे सकता है ना। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने 29 क्वेश्चंस रखे थे जो कि हम 29 डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको इन 29 क्वेश्चंस की खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है ना। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में नजर आ जाए और आपका रिवीजन तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा अगर आप इस हैंडआउट को एक बार अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, है ना। सारे सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, है ना। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।